बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम हिस्ट्री के लेक्चर में रज़िया सुल्ताना को डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले आपको पता है ना, हम लोग स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं और मैंने आपके साथ इसे पिछली वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक को जो था वो पढ़ा था, आपके साथ मैंने उसको शेयर किया था सारा डाटा, और साथ में हमने अल्तमश को पढ़ा था। ठीक है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था ग़ुलाम था, और फिर उसकी आगे बेटी थी रज़िया सुल्ताना। उसके हवाले से हमने आज पढ़ना था। तो पहले ऊपर वहीं पर रोका था ना हमने रज़िया सुल्ताना को, कि अल्तमश ने फिर मरने से पहले रज़िया सुल्ताना को अपना जानशी मुकर्रर किया था, और हमने ये वीडियो वहाँ पर पहले वाली रोक दी थी। तो आज हम रज़िया सुल्ताना को ही पढ़ेंगे, इसको डिटेल से देखेंगे, और आज हम स्लेव डायनेस्टी जो है ना वो पूरी की पूरी मुकम्मल पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर खिलजी डायनेस्टी शुरू होगी। तो देखें, रज़िया सुल्ताना का जो टेन्योर है वो है 1236 से 1240। ये देखें, इसको मैंने अंडरलाइन भी किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी एमसीक्यूज उठाता है। मोस्टली वो टेन्योर पूछता है कि रज़िया सुल्ताना का जो दौरे हुकूमत था वो कब से कहाँ तक था, कि 1236 से 1240, तकरीबन 4 साल। ठीक है, रज़िया सुल्ताना अल्तमश की बेटी थी। ये अपने 2 भाइयों का कत्ल करके हुकूमत में आती है। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान की, जो कह लें दिल्ली की भी और हिंदुस्तान की भी पहली औरत हुक्मरान थी, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये पीपीएससी पूछता है। ठीक है, उससे पहले जितने भी हुक्मरान आए थे वो मेल थे, तो ये फीमेल थी, पहली हुक्मरान औरत थी। जो 40 था ना, जो अल्तमश ने ही बनाया था, खैर आपको मैंने पीछे पढ़ाया है, 40 लोगों का ग्रोह, तो वो जो था ना इसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा साजिशें करता है, क्योंकि वो जो है ना औरत को अपना हुक्मरान मानने को तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ये दिल्ली की जो है मतलब कह लें कि मलिका तख्त पर बैठे, ये वो नहीं, वो चाहते थे ऐसा। तो एक तो 40 इसके ख़िलाफ़ साजिशें करता है। दूसरी जो रज़िया सुल्ताना से सबसे बड़ी गलती कह लें कि हो गई है कि वो उसको ना इश्क हो जाता है जमालुद्दीन याकूत के साथ, जो कि ग़ुलाम था। तो 40 इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी होता है कि ये क्या बात हुई है कि मलिका जो है वो अपने ग़ुलाम के साथ ऐसा करे, मतलब प्यार करे, तो वो उसकी वजह से और भी ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ हो गए। अच्छा, ये मंगेतर थी उस टाइम पे मलक अल्तोनिया की, जो बठिंडा का गवर्नर था। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और मलक अल्तोनिया का पूरा नाम समटाइम वो पीपीएससी के हवाले से आप याद कर लीजिए, अब तक इसने पूछा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल में कब क्या कर दे पीपीएससी, कहाँ से एमसीक्यूज उठा ले तो पता नहीं चलता। इसलिए आप मलक अल्तोनिया का पूरा नाम देखें, वो था मलक अख्तियारुद्दीन अल्तोनिया। ठीक है, ये रज़िया सुल्ताना का मंगेतर था और भटिंडा का ये गवर्नर था। तो जब उसको मलक अल्तोनिया को ये बात पता चलती है ना रज़िया सुल्ताना के हवाले से, तो वो क्या करता है कि जमालुद्दीन का कत्ल कर देता है और रज़िया सुल्ताना से ज़बरदस्ती शादी करके उसको अपने साथ ले जाता है। इसके पीछे जो फिर 40 था ना, वो इसके ख़िलाफ़ जाकर ना 1240 में मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम शाह को जो नया सुल्तान मुकर्रर करते हैं। ये मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम शाह जो था ना, ये रज़िया सुल्ताना का सौतेला भाई था। ठीक है, तो ये जो है इसका टेन्योर आपने याद रखना है। ये पीपीएससी पूछता है कि बहराम शाह का जो दौरे हुकूमत था वो कब शुरू हुआ। तो ये 1240 में सुल्तान मुकर्रर होता है, और इसे बनाता कौन है? 40। रज़िया और मलक अल्तोनिया जो थे फिर बाद में क्या करते हैं कि बहराम शाह के ख़िलाफ़ दिल्ली के करीब जंग लड़ते हैं, और ये दोनों हार जाते हैं। ये जब हार रहे होते हैं तो भाग रहे होते हैं, पीछे हट रहे होते हैं, लेकिन कैथल के मुकाम पर, जो कि अब मौजूदा हरियाणा है, तो ये इंडिया का इलाका है जिसका पुराना नाम क्या था? कैथल था। ये भी आपने याद रखना है। तो वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ जट जो थे, हिंदू जट, और दूसरे जो कई लोग थे जो रज़िया सुल्ताना के ख़िलाफ़ थे, वो क्या करते हैं, रज़िया और अल्तोनिया पर हमला करते हैं, और जिसके नतीजे में रज़िया और अल्तोनिया दोनों मारे जाते हैं। और कहा जाता है कि ये अब दिल्ली की किसी गली में, मतलब इनका कोई है कब्र वगैरह, कोई जानता नहीं है कि ये कहाँ पर दफन है। ठीक है, तो ये रज़िया सुल्ताना का टेन्योर आपको पता चल गया। इसमें मेन चीज़ जो याद करने वाली है वो यही है कि इसका टेन्योर था 1236 से 1240। ये अल्तमश की बेटी थी, और दूसरा इसकी शादी किसके साथ होती है? मलक अख्तियारुद्दीन अल्तोनिया के साथ। और फिर इसी के दौरे हुकूमत में इसके ख़िलाफ़ जो है 40 जाकर ना मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम शाह को हुकूमत में ले आते हैं। अब देखें, मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम शाह जो है इसका टेन्योर है 1240 से 1242, 2 साल ही रहता है। ये अल्तमश का बेटा था और रज़िया सुल्ताना का सौतेला भाई था, मतलब इनके माँ जो थी ना दोनों की वो अलग थी, बाप तो एक ही था। तो 40 ने इसे बादशाह बनाया था। अब 40 जो 40 ग्रोहों का जो थे, कह लें कि 40 लोगों का जो ग्रोह था ना, ये समझ लें कि अल्तमश के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई हुकूमत में ना था ना, तो ये 40 ही था। सारी तरह से जितनी भी नई हुकूमतें बनती हैं, कोई गिरता है, कोई मरता है, किस तरह से हुकूमत चलानी है, सारा कुछ जो था ना
वो चालीसा ही डिसाइड करता था। तो चालीसा जो था ना, वो समझ लें कि असल बादशाहत उन्हीं के हाथ में थी। बाकी जितने भी अगले आएंगे ना बादशाह, वो सारे के सारे इनके हाथ की कठपुतली थे। तो ये बहराम शाह भी कठपुतली ही था। ये पूरी तरह से चालीसा का जो नायब था ना, एतगीन, उसके कंट्रोल में था। उस टाइम पे चालीसा का जो सबसे बड़ा जो नायब था वो एतगीन था। तो एतगीन इसको कंट्रोल करता था। इसके सारे फैसले बहराम शाह का ना एतगीन ही करता था। तो बहराम शाह क्या करता है, इससे छुटकारा पाने के लिए इसका कत्ल करवा देता है एतगीन का, जिससे चालीसा इसके खिलाफ होकर ना तख्त से हटाकर इसको कैद करते हैं और फिर 1242 में इसको फांसी दी जाती है। अब देखें, एक चालीसा ने ही बहराम शाह को तख्त पर बिठाया, बादशाह बनाया, और फिर बाद में चालीसा ही इसके खिलाफ क्या करता है, साजिश करके इसको तख्त से हटाकर इसको कत्ल करवा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आपने टेन्योर याद रखना है, 1240 या 1242। अब देखें अलाउद्दीन मसूद शाह। अच्छा, ये जो है ना अलाउद्दीन मसूद शाह को कोई भी नहीं पढ़ाता है, ना ही अब तक इसका पीपीएससी ने पूछा है, कोई एमसीक्यूज़ नहीं यहाँ से आया। मैं भी कहीं किसी पेपर में आया हो तो वो मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, और ना ही अगर आप यूट्यूब पर देखें या गूगल पे अगर एमसीक्यूज़ देखें पीपीएससी के, तो कोई ये नहीं करवाता है। इसको टेन्योर को वैसे ही छोड़ जाते हैं, अलाउद्दीन को पढ़ाते ही नहीं है। तो वो डायरेक्ट क्या कहते हैं, बहराम शाह के बाद जाके फिर आगे किसको पढ़ाते हैं, नासिरुद्दीन महमूद को। तो दरमियान के 4 साल कोई पढ़ाता ही नहीं है। वो बंदा कन्फ्यूज़ होता है कि उन 4 सालों में क्या हुआ है। तो देखिए, बहराम शाह के बाद ना अलाउद्दीन मसूद शाह हुकूमत में आता है 1242 से 1246। ये बेटा था रुकनुद्दीन फ़िरोज़ का, जिसे रज़िया सुल्ताना ने कत्ल करवाया था, रुकनुद्दीन को। ये मैंने ऊपर आपको बताया ना कि जब रज़िया सुल्ताना हुकूमत में आती है तो वो अपने 2 भाइयों का कत्ल करके हुकूमत में आती है। तो उन 2 भाइयों में एक था रुकनुद्दीन फ़िरोज़, जिसका कत्ल किया था रज़िया सुल्ताना ने। उसका बेटा था अलाउद्दीन मसूद शाह। ये बड़ा सिंपल सा था, ये भी चालीसा का कह लें कठपुतली था। तो ये उस टाइम पे जब एतगीन को कत्ल कर देता है ना दूसरा बहराम शाह, तो चालीसा का फिर नया नायब मुकर्रर होता है गियासुद्दीन बिलबन। ठीक है, ये बड़ा कह लें कि ज़हीन था और चालाक भी था। तो ये सारे का सारा चालीसा अपने कंट्रोल में करने के साथ साथ पूरी हुकूमत को भी अपने कंट्रोल में करता है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह भी गियासुद्दीन का जो कह लें कि ना था, वो कठपुतली था, लेकिन फिर बाद में ये जो सारे के सारे अमरा और जो था गियासुद्दीन बिलबन इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सारे अमरा मिलकर इसे तख्त से महरूम करने के साथ साथ ना अंधा कर देते हैं। मतलब बादशाह से भी हटाते हैं, लेकिन बादशाह के हटाने के बाद इसको कैद करते हैं और कैद खाने में फिर इसे अंधा कर देते हैं। वहाँ पर ना उस टाइम पे किसी भी बादशाह को अंधा करने का रवाज बहुत था। तो क्या करते थे, एक रूल था कि जो बादशाह अंधा हो ना, वो कभी तख्त पे नहीं बैठ सकता, कभी भी हुकूमत में आ ही नहीं सकता। इसी वजह से वो मसूद शाह को क्या करते हैं, कत्ल नहीं करते, लेकिन उसको अंधा कर देते हैं। इस चीज़ से ये बात हो जाती है ना पक्की कि अब ये दोबारा हुकूमत में आ ही नहीं सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, इसलिए। और ये काम कौन करता है, बिलबन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नासिरुद्दीन महमूद आता है फिर 1246 से 1266, क्योंकि 1246 में तो ये होता है ना अलाउद्दीन मसूद को वो अंधा कर देते हैं। तो फिर वो बाद में नासिरुद्दीन महमूद को लेके आते हैं तख्त पे, और ये भी चालीसा ही करता है कि कौन बादशाह बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये सारे का सारा 40 ग्रोह में ख़ास तौर पे बिलबन जो है ये डिसाइड करता होता था। तो नासिरुद्दीन महमूद को भी तख्त पर बिलबन ही लेके आता है। ये दरवेश बादशाह के नाम से मशहूर था, बड़ा कह लें कि रहम दिल और अच्छा था। इसको हुकूमत का कह लें कोई पता नहीं था, मतलब चालाक नहीं था ये। तो इसका काम क्या होता था, ये कुरान पाक की नकलें तैयार करके ना उसको बेचता था और उसके ज़रिए रोज़ी कमाने को ये तरजीह देता था। बड़ा अच्छा बादशाह था, इसने कुछ नहीं गलत किया, किसी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया। इसकी पूरी हुकूमत में ना कह लें कि नाम का ये सिर्फ बादशाह था, लेकिन असल ताकत जो थी वो बिलबन के पास थी। सारे हुकूमती मामलात और जो फैसले थे वो बिलबन ही करता था, जो उस टाइम पे नायब मुमलिकत के ओहदे पर फाइज था, जिसे वासराय भी कहा जाता है सम टाइम। तो ये 1266 में ना किसी भी मेल जानशीन के बाद बगैर फौत हो जाता है। मतलब इसका कोई बेटा नहीं होता, इसकी एक बेटी होती है। तो वो मतलब 1 या 2 बेटियाँ होती हैं, उसके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता। बस इसका बेटा नहीं होता, और वो जो है अपने बेटे की बगैर ही कह लें कि कुदरती मौत मरता है। इसके खिलाफ कोई मतलब गलत नहीं होता, कुछ भी इसके साथ बुरा नहीं किया जाता, ये कुदरती मौत मरता है। और कहा जाता है कि ना इसके दौर में जो बाबा फरीद गंज शकर थे ना, उनकी जो बीवी थी वो इसकी बेटी थी। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की। कुछ लोग कहते हैं कि वो बिलबन की बेटी थी, लेकिन ज़्यादा जगहों पर नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है। तो असल सच क्या है वो तो अब हम नहीं जानते, क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादा उनका जिक्र नहीं मिलता है। तो आप उसको करिएगा नहीं, मैंने वैसे आपको बताया इसके बारे में। 1266 इसका आपने डेथ टाइम याद रखना है कि ये 1266 में फ़ौत हुआ था,
और उसके बाद फिर गियासुद्दीन बिलबन जो था वो बगैर किसी मज़ाहमत के तख्त पर बैठ जाता है और अपने आप को बादशाह जो है वो अनाउंस कर देता है। तो एक पीपीएससी इसके बारे में पूछता है कि नासरुद्दीन में मतलब किस दौर में बाबा फरीद गंज शकर गुजरे हैं, तो आप याद रखिएगा नासरुद्दीन महमूद जो बादशाह था उसके दौर में बाबा फरीद गंज शकर गुजरे हैं और इनका पाकपतन में मज़ार है। ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले भी करवाया, वर्ल्ड जियोग्राफी पाकिस्तान जियोग्राफी में भी ये करवाया था। नासरुद्दीन महमूद का टेन्योर आपने देखना है, ठीक है, 1246 से 1266। अब इसकी हुकूमत के बाद फिर देखिए आपको पता है बिलबन हुकूमत में आता है, वो बादशाह हासिल करता है। गियासुद्दीन बिलबन उसका पूरा नाम था। अच्छा, ये जो गियासुद्दीन बिलबन है ना, इसका टेन्योर आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से, यहाँ से पीपीएससी एमसीक्यूज उठाता है। इसका आपने टेन्योर याद रखना है कि ये 1266 से 1286 तक रहता है, 1287 तक सॉरी, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था दिल्ली का, ना सिर्फ दिल्ली का, या कह लें स्लेव डायनेस्टी का भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था। तो इसका नज़रिया बादशाह देखें, किसने बादशाहत का ना हक़ इलाही का नज़रिया पेश किया था, मतलब डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। इसके मुताबिक इसने कहा था कि शाही दरबार में एक तो बादशाह को सजदा किया जाए और दूसरा बादशाह के पाँव जो चूमे जाए, ठीक है, ताकि जो है बादशाह का कह लें एहतराम लोगों के दिलों में ज़्यादा पैदा हो। जैसे इसकी बकवासी रसूमात थी, खैर आपने इसको नहीं देखना है, बस इतना याद रखें कि डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स जो थे ना वो इसने बिलबन ने मुतारफ़ करवाए थे, ठीक है, और इसने चहलगानी और चालीसा की ताकत ख़त्म की थी। देखिए आप खुद, ये ना चालीसा का जो था नायब मुकर्रर था, इसको पता था कि चालीसा ये जो 40 लोग हैं ना ये क्या कुछ कर सकते हैं, हुकूमत गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो हुकूमत में खुद जब बादशाह बनने के बाद इसने जो पहला काम किया था वो यही था कि चहलगानी को ख़त्म किया था इसने, ठीक है, उनकी ताकत ख़त्म कर दी थी। इसके जासूस बड़े अच्छे थे, इसने जो जासूस अपने लिए मुकर्रर किए हुए थे ना, तो वो सारी की सारी खबरें लेके आते थे चालीसा के बाद, तो उनके सारे जो कह लें कि काम इसने उल्टे करवा दिए और चालीसा को ये ख़त्म करवा दिया था इसने। इसकी जंगी इस्तिलाहात देखें, एक तो इसने मजबूत फ़ौज बनाई, बहुत अच्छी इसकी फ़ौज के लोग थे, बहुत ज़बरदस्त जनरल थे इसकी फ़ौज में जो हर तरह के मुकाबलों के लिए तैयार रहते थे। दूसरा, इसने ज़बरदस्त जासूसी निज़ाम बनाया था जिसको क्या कहा जाता था, बरीद, ये याद रखना है आपने। इसके जासूसी नाम को इसको उस टाइम पे लोग क्या कहते थे, बरीद कहते थे, ठीक है। इसके अलावा इसने खून और आहन की पॉलिसी जो थी वो मुतारफ़ करवाई थी, जिसे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। और ये पीपीएससी पूछता है कि ब्लड और आयरन पॉलिसी किसने मुतारफ़ करवाई थी, तो ये बिलबन ने करवाई थी। मेन मकसद था कि जितने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बागी होंगे या राजपूत जो कि बगावतें करते हैं उन सबको डायरेक्ट ये कत्ल ही करवाता था, ख़त्म करवा देता था, ठीक है। ये बड़ा कह लें जालिम भी था और लोगों के साथ मिलता जुलता भी नहीं था ये। इसके अलावा मंगोल पॉलिसी का मतलब ये था कि इसने हिंदुस्तान पे ना मंगोलों को हमले नहीं करने दिया, वरना मंगोलों ने ईस्ट और सेंट्रल एशिया जो था ना उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया था। बगदाद को भी तबाह किया और अफ़गानिस्तान का भी बुरा हाल कर दिया था मंगोलों ने। उस टाइम पर ये इतने हमले करते थे और मंगोलों से तो समझ लें सारी दुनिया ही तंग थी। तो इसने क्या किया था कि मंगोलों के ख़िलाफ़ पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी, हिंदुस्तान पर मंगोलों को ज़्यादा हमले करने ही नहीं दिए। तो इसका एक ज़बरदस्त जनरल था ज़फ़र खां, वो कह लें कि ताकतवर भी था और उसकी जो कह लें कि जंगी वो कहते हैं ना सोच जो थी और वो जिस तरह से वो जंग लड़ने की तदबीरें बनाता था वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो वो मंगोलों से कभी हारा नहीं और इतना वो कह लें ख़तरनाक समझा जाता था कि मंगोल जो सम टाइम जिसका मतलब ज़फ़र खान के दस्ते के साथ अगर किसी का हमला होने वाला जंग होने वाली होती थी ना मंगोलों की तरफ से, तो मंगोल जो थे ज़फ़र खान का नाम सुनकर ही भाग जाते थे, जंग ही नहीं करते होते थे, ठीक है। तो इसके फिर आगे देखें कि बिलबन के जो थे ना 2 बेटे थे, एक था मोहम्मद खां और दूसरा था बगरा खान। ये मैं बिलबन के बेटों की बात कर रही हूँ, ज़फ़र खान के बेटे ना समझने लग जाना, ये बिलबन के बेटे थे, ठीक है, गियासुद्दीन बिलबन के। उसमें मोहम्मद खां जो था ये वली अहद था। वली अहद का मतलब होता है कि उसने मुकर्रर किया था कि अगर बिलबन मेरी वफ़ात के बाद फिर अगला जो बादशाह होगा वो मोहम्मद खान होगा। अब मोहम्मद खां का आगे बेटा था खुसरू, ठीक है, और जो बिलबन का दूसरा बेटा था बगरा खां, उसका बेटा था मुइज़ुद्दीन कैकाबाद। अच्छा, इसके बिलबन के दोनों बेटों में जो मोहम्मद खां था ना ये बड़ा कह लें कि कमाल का बेटा था इसका, समझ लें कि अल्लाह पाक ने इसको भी दिया था, अकल भी दी थी और ये बाप की तरह ही था, चालाक और तेज़ और अक्लमंद। जो बगरा खान था ना ये नकम्मा था और इसका बेटा भी आगे मुइज़ुद्दीन कैकाबाद नकम्मा ही था। तो बिलबन जो है ना आपसे सबसे काबिल बेटे जो वली अहद भी था मोहम्मद खां को मुल्तान और सिंध का गवर्नर मुकर्रर करता है और ये मंगोलों के ख़िलाफ़ ना काफ़ी अच्छी पॉलिसी बनाता है और ज़्यादा मंगोलों को मुल्तान और सिंध पे हमला नहीं करने देता। लेकिन फिर क्या होता है कि एक दफ़ा 1285 की जंग में ना मोहम्मद खां और मंगोलों के साथ जंग हो रही होती है, तो इसमें ये शहीद हो जाता है, मंगोल इसको कत्ल कर देते हैं मोहम्मद खां को।
1285 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी पूछता है कि बिलबन का बेटा जो मोहम्मद खान है उसके डेथ टाइम क्या था। तो 1285 में ये मंगोलों के खिलाफ जंग करता हुआ शहीद हो जाता है। और बिलबन जो था ना, गयासुद्दीन बिलबन, फिर इसी के दुख में ना 1287 में फौत हो जाता है। वैसे वो अच्छा भला होता है, लेकिन इसका ये सबसे काबिल बेटा होता है। जब ये शहीद होता है तो फिर इसी के दुख में 1287 में कह लें कि बिस्तर पर लग जाता है और वो फौत हो जाता है बिलबन। अब वफ़ात और जानशीनी देखें, बिलबन की वफ़ात होती है 1287 में। तो ये मरने से पहले जो अपना पोता होता है ना, खुसरू, मोहम्मद खान का बेटा जो होता है, उसको जानशीन नामज़द करता है। अच्छा, कई जगह पे ना ये लफ्ज़ जो है ना, ये के खुसरू लिखा हुआ है, तो इस चीज़ की मुझे समझ नहीं है। बस आपने याद रखना है कि इसका नाम खुसरू था। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पीपीएससी ने कभी इसका पूछा है खुसरू का। ठीक है, बस इतना है, मोहम्मद खान के बारे में वो पूछ लेता है, उसका डेथ टाइम। तो बिलबन जो होता है ना, वो अपने पोते खुसरू को, जो कि मोहम्मद खान का बेटा था, उसको जानशी मुकर्रर करता है। लेकिन जैसे ही बिलबन की डेथ होती है ना, तो वो जो अमरा होते हैं ना, मतलब उसकी हुकूमत में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वज़ीर टाइप, वो सारे मिलकर क्या करते हैं, उसको खुसरू को नहीं हुकूमत में लाते, ना उसको बादशाह बनाते हैं। वो जो दूसरा बेटा होता है ना बिलबन का, बगरा खान, उसके बेटे मुइज़्ज़ुद्दीन कैकाबाद को तख्त पर बैठाते हैं। वो बाप भी निकम्मा था, ना किसी काम का था, और मुइज़्ज़ुद्दीन भी ऐसा ही था। तो ये अमरा का जो है कठपुतली बन जाता है मुइज़्ज़ुद्दीन कैकाबाद। तो फिर क्या होता है कि उसके बाद ये ख़ानदान जो होता है ना, तेज़ी से ज़वाल पजीर होता है, फिर इस हुकूमत का सत्यानाश ही हो जाता है, समझ लें। अब यहाँ से पीपीएससी जो है ना, वो आखिरी हुक्मरान का नाम ज़रूर पूछती है कि स्लेव डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान कौन था। तो ये मुइज़्ज़ुद्दीन कैकाबाद था। इसका टाइम पीरियड था 1287 से 1290, 3 साल तक ये रहा है। ये स्लेव डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान था, और आखिरी दिनों में ये फालत ज़दा हो जाता है, कुदरती मौत मरता है ये भी। तो इसका जो ना, इसी का मुइज़्ज़ुद्दीन कैकाबाद के टाइम पर ना, आर्मी का एक जनरल होता है मलक फ़ेरोज़। वो क्या करता है, मुल्क पर कब्ज़ा कर देता है। जैसे ही ये मरता है ना मुइज़्ज़ुद्दीन कैकाबाद, वो क्या करता है, मुल्क पर कब्ज़ा कर लेता है, और फिर अपना नाम बदलकर पूरा नाम किस में चेंज करता है, जलालुद्दीन मलक फ़ेरोज़ खिलजी। एक्चुअली उसका नाम अकेला होता है मलक फ़ेरोज़, लेकिन फिर वो जैसे ही हुकूमत में आता है, तख्त पर बैठता है, तो वो क्या करता है, अपना नाम रखता है जलालुद्दीन मलक फ़ेरोज़ खिलजी। अब इसी के नाम से फिर क्या होती है, खिलजी दौरे हुकूमत की बुनियाद शुरू होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हुकूमत में आता है, ये स्लेव डायनेस्टी का ख़ात्मा करता है और नई हुकूमत की बुनियाद रखता है, जिसे क्या कहा जाता है, खिलजी डायनेस्टी। ये मैंने लिखा भी है, साथ में इंग्लिश में मैं भी लिख देती हूँ, खिलजी डायनेस्टी, ये डी है, सॉरी, डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो स्लेव डायनेस्टी ख़त्म होती है और न्यू शुरू होगी खिलजी डायनेस्टी। आपको ये समझ आ गया अच्छे से। यहाँ पर हमारा स्लेव डायनेस्टी का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब इंशाल्लाह जो अगले दिन, कल या परसों को, मैं आपके साथ जो है वो खिलजी डायनेस्टी को पूरी तरह से आपके साथ जो है शेयर करूँगी, उसके नोट्स बनाऊँगी और आपको दूँगी। आपने अच्छे से आज के दिन क्या करना है, रज़िया सुल्ताना का टाइम पीरियड याद रखना है, बहराम खां को देखना है, और फिर आगे गयासुद्दीन बिलबन को देखना है। ठीक है, और स्लेव डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान का नाम ज़रूर याद रखिएगा। जितनी भी आप डायनेस्टी पढ़ेंगे या जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, उनमें आपने 2 चीज़ें हमेशा याद करनी है। एक तो शुरुआत किसने की, किसी भी डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी, दूसरा उस डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान कौन रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने नहीं भूलनी। पीपीएससी इन दोनों को तो हमेशा टारगेट करता है, दरमियान में से जो बाकी डाटा होता है वहाँ से एमसीक्यूज़ बाद में उठाता है। ओके, आज आप लोग इसको तैयार करें। इंशाल्लाह जो कल मैं फिर आप लोगों के साथ खिलजी डायनेस्टी शेयर करूँगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।